नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर विजय जोली, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो है नेपाल मामलों के राजनीतिक जानकारी में हैं और नेपाली नहीं लगभग 50-60 राष्ट्र के जो है जानकार हैं। डॉक्टर जोली जी, हमारे एनबीए न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जोली जी, नेपाल की इस वक्त जो घटनाएं घटती हैं, खासकर राजनीतिक घटना घटती हैं, तो उतार चढ़ाव नेपाल में देखने को मिल रहा है। ये क्या वजह है? खासतौर में 2/3 बहुमत मिलने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को तो ये स्थिति आया है। तो नेपाल के विषय में आप क्या बता सकते हैं कि आप नेपाल के खासतौर में विदेश विभाग के पूर्व जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इस विषय में थोड़ा दो शब्द बता दीजिए। देखिए, हम नेपाल को एक विकासशील देश के रूप में देखते हैं। हाँ जी। लेकिन नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम बार बार नेपाल की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हुए दिखाई देते हैं। जो सरकार 15 फरवरी 2018 को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत के नेतृत्व केपी शर्मा ओली जी, पुष्प कमल चंद दहाल जी, माधव नेपाल जी, झलनाथ खनाल जी और उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज के नेतृत्व में 5 साल के लिए 2/3 बहुमत के साथ नेपाल की जनता ने अपना विश्वास अर्पित किया था। वो सरकार 3 साल के एक छोटे से कार्यकाल में आपसी मतभेदों के चलते, आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते और आपसी राजनीतिक वैर द्वेष के चलते हमने उस सरकार को गिरते देखा है। ये हम सब के लिए और विशेष तौर से एक पड़ोसी मुल्क के एक नागरिक होने के नाते न केवल भारतीय जनता पार्टी, न केवल अन्य भारत के राजनीतिक दल, अपितु नेपाल से असीम प्यार रखने वाले डॉक्टर विजय जोली सरीखे एक स्वयं सेवक को भी कष्ट का अनुभव होता है। और मैं इसके लिए बार बार नेपाल के अंदर बहुत साल हो गए, किसी सरकार को 5 साल का पूरा कार्यकाल जिसके लिए वहां की जनता ने वहां के राजनेताओं को चुनकर संसद में भेजा हो, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है 268 सीटों में से जिस दल को 208 सीटें मिली हों, उसको नेपाल की जनता के विश्वास की लाज रखनी चाहिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए था। और मेरी अपेक्षा तो कम से कम ये थी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत 2023 तक अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेगी। लेकिन नेपाल के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसमें नेपाल की जनता कहें या नेपाल की पॉलिटिक्स पार्टी ज्यादातर भारत को दोष देती है कि भारत की वजह से ऐसा घटना घट रहा है। अब ये कहां तक सच्चाई है, ये बताइए। देखिए, अगर मैं अपने घर की गलतियों के लिए अपने पड़ोसी को फिर दोषारोपण करूंगा तो मैं अपने घर को चुस्त और दुरुस्त नहीं कर सकता। अगर नेपाल के अंदर बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में चाइना की राजदूत नेपाल के राजनेताओं को दिशा निर्देशित करती है, उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है, विभिन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत के धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो मैं इसको भारत की इंटरवेंशन मानूंगा या हिमालय के पार से चीन की इंटरवेंशन नेपाल में मानूंगा। ये मैं नेपाल की जनता के विवेक पे छोड़ देता हूं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से नेपाल के प्रति जितना प्यार और जितना आदर भाव रखते हैं, उतना नेपाल की राजनीतिक दलों ने हमें वापस प्यार नहीं दिया। अगर मेरे प्रधानमंत्री के पुतले काठमांडू के अंदर फूके जाते हैं तो मुझे दर्द होता है, मेरा विश्वास ये बिल्कुल सही है कि कम होता है। नेपाल में
मनमोहन सरकार ने एक बार भी नेपाल की दौरा नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद नेपाल का दौरा हुआ है, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने नेपाल में। जितना नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल का दौरा किया है, वो मेरे ख्याल से भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो इतना दौरा किया है। इसके बावजूद भी जो एक नेपाल और भारत का जो एक मजबूत संबंध होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा, ये कहना है वहाँ की पब्लिक की या वहाँ की सरकार की। तो क्या वजह हो रहा है कि ये वजह होने के बाद, जबकि नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी योगदान है नेपाल के लिए, हर तरह से काम वो क्या कर सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री बनते वक्त भी काफ़ी देशों को, साथ के खासतौर पर देश को बुलाया था जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हुआ था। तो एक नया काम हुआ है, नया आयाम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। तो ये क्या वजह रहा है कि जब भी हालांकि कोई जो दौरा नहीं किया किसी प्रधानमंत्री ने, तब तो ये कहा गया कि वहाँ ठीक है। जब प्रधानमंत्री ने खुद दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कह रही कि भारत जो है नेपाल के साथ जो है इतना घनिष्ठ मित्रता नहीं बन पा रहा है और जैसे कटुता आ रहा है, ये वजह है। देखिए, मुझे लगता है नेपाल के अंदर जो भी राजनीतिक दल शासन और सत्ता में आता है, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कल्टीवेट करने में विश्वास करता है। नेपाल में मेट्रो रेल आएगी तो भारत का योगदान होगा। नेपाल के अंदर इमरजेंसी 100 बेडेड हॉस्पिटल काठमांडू में बनेगा तो भारत का योगदान होगा। नेपाल और भारत के जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, उनका नवीनीकरण होगा तो भारत के सहयोग से होगा। पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर अगर बड़ी धर्मशाला बनेगी तो भारत उसके अंदर आर्थिक सहयोग करेगा। आप मान के चलिए, भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, चाउमीन का संबंध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम मैं नेपाल की राजनीति को देखता हूं और बदलते घटनाक्रमों के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की 4 बार यात्रा करी है। क्या चीन के राष्ट्रपति ने उतनी यात्रा करी? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा करी? क्या पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान या श्रीलंका या बांग्लादेश के राष्ट्रपतियों ने इतनी यात्राएं करी? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मन में नेपाल के प्रति इतना आदर, भाव, स्नेह और सम्मान है। मैं उसकी आपके सामने हनुमान की तरह दिल खोल के और मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन नेपाल में राजनीति के चलते, राजनीति के साथ साथ जो एक दृष्टिकोण रहता है, जो समग्र दृष्टिकोण नहीं है, जो एक नैरो पॉलिटिकल एंगल के ऊपर नेपाल की जनता को उसकी जो कमियां हैं सरकार की, राजतंत्र की, उनके लिए भारत को, पड़ोसी राज्य को दोषी ठहराया जाता है। अगर ओली जी में, अगर माधव नेपाल में, अगर प्रचंड जी में, अगर झलनाथ खनाल जी में आपसी मतभेद हैं, भारत का उनमें कोई हाथ नहीं है। ये आपसी मतभेद आपसी राजनीति के चलते हैं, लेकिन अपनी कमियों के लिए आप भारत को दोषी ठहराएं। हमारे पास नेपाल के भाई और बहन आते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, हमसे हमारा ओपिनियन भी लेते हैं। हम ओपिनियन तो जरूर देते हैं, हम एडवाइस तो जरूर देते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं देते। डायरेक्शन नेपाल की जनता और नेपाल के राजनीतिक दल अपने कैडर्स को, अपनी सरकार को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को देकर आगे चलाने का दायित्व का निर्वाह वो करते हैं। नेपाल के अंदर मधेशी आंदोलन हुआ, लेकिन भारत को उसका दोषी ठहराया गया। क्या मधेशी नेपाल की अस्मिता के अंदर दिन और रात करने वाले वो राजनेता या उस परिवारों के लोग नहीं थे? उसमें भारत का कोई दोष नहीं था। लेकिन अगर भारत के पास पहाड़ के और मधेश के नेता आएंगे, बात करेंगे, हम उनको आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आज भी भारत के अंदर 75 लाख से ज्यादा नेपाली भारत की विकास के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
भारत में नेपाल से आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आपके नागरिकों को नेपाल से अन्य देशों में जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, चीन जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए, मालदीव जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, यूके जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप हमारे अभिन्न अंग हो। इसलिए हम आपका खुले दिल से और खुले हाथों से स्वागत करते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों देश आपस में जो है, चाहे भारत भी है, भारत भी अगर बांग्लादेश जाता है तो वीज़ा लगता है, नेपाल जाता है तो नहीं लगता। ये दोनों देश की एक अच्छी समझौता है, दोनों का आदान प्रदान है। लेकिन नेपाल इतना भारत जो विकास है, विकसित होता जा रहा है, नेपाल क्या कारण है कि पिछड़ा हुआ है? जैसे अभी तक रेल का जो है, अभी तक रेल नहीं बन पाया हुआ है नेपाल में, या बहुत सारी चीज़ें हैं नेपाल में, बहुत से ज़्यादा से हाइड्रो पावर उत्पन्न हो सकता है। पानी का अथाह दुनिया में दूसरा देश है नेपाल पानी के मामले में, और नेपाल की 2500 नदियाँ जो नेपाल से बहती है, भारत की हर नदियों में हिस्सा है, पानी नेपाल का मिला हुआ है। तो अब नेपाल के अंदर ऐसा क्या वजह या क्या नेपाल सरकार कर सकती है जो नेपाल का विकास हो सके, इसके विषय में? देखिए, भारत हमेशा से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर, नेपाल के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, नेपाल का रोड ट्रांसपोर्टेशन सशक्त बने, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसका अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, उसका कोई ऐसा पोर्ट नहीं है कि दुनिया से आने वाली जो रसद हो या सप्लाईज हो जो नेपाल पहुंचनी हो, वो या तो दिल्ली की ड्राई पोर्ट से, या नेपाल के आसपास जो भारत के अन्य राज्य हैं उनसे, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे मुंबई की तरफ से हो, उस तक रसद पहुंचाने के और नेपाल के आंतरिक सप्लाई लाइन को सशक्त करने के लिए जो रास्ते हैं, वो विद्वता के साथ, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो दोषारोपण के साथ नहीं, वो झूठी राजनीति के आधार पर नहीं। अगर भारत की हाय हाय नेपाल में होगी तो उस हाय हाय का दिल्ली में बैठे हुए हमारे हरेक नागरिक के दिल में कहीं ना कहीं संशय आता है। आपके प्रति जो प्यार हमारा असीम है, उसके रिटर्न में अगर हमारी सरकार के पुतले फूके जाएंगे, और मैं आपको बता दूं, उस कोरोना महामारी के पहले चरण में 2020 में भारत की पहल के ऊपर नेपाल के लोगों को सबसे पहले कोरोना किट, कोरोना की दवाइयां और हजारों टन वहां पर दी गई। और अब कोरोना की दूसरी महामारी के समय भी कोरोना वैक्सीन भी भारत जितनी दे सकता था, अपनी यथा क्षमता से ज्यादा सहयोग किया। वो किस लिए किया? क्योंकि हम अपने पड़ोसी देशों में और विशेष तौर नेपाल के अंदर असीम प्यार रखते हैं। नेपाल अगर समृद्ध होगा, अगर नेपाल विकास के पथ पर चलेगा, अगर नेपाल के लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद वेस्टर्न नेशंस में ना जाकर नेपाल में या भारत में आकर रोजगार के साधन करने पड़ेंगे और रोजगार से कमाकर वो नेपाल भेजेंगे, तो नेपाल भी समृद्ध होगा और उसकी समृद्धि से हम भी कहीं ना कहीं अभिभूत होंगे, हम भी चमकेंगे, नेपाल भी चमकेगा। और इस पूरे दोनों राष्ट्रों के नौजवानों की फौज दुनिया के सामने सशक्तता के साथ खड़ी होगी। और ये भी सच है, आज भी भारतीय सेना के अंदर नेपालियों की, योद्धाओं की एक टुकड़ी है जिसका हम आदर करते हैं। ये है प्यार, ये है लगाव, ये है सांस्कृतिक संबंध भारत और नेपाल के, जिनको कोई भी राजनीति का घटनाक्रम तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने कहा कि भाई गोरखाओं का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ की संसद में ही जाके बोला कि कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जहाँ पे गोरखाओं ने जो है भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी है, या नेपाली जो वीर हैं उन्होंने भारत के साथ ना दिया हो। तो ये सब होने के बावजूद भी जो जैसे नाकाबंदी हुआ, या फिर कुछ ऐसे बीच में छुटपुट घटनाएं होना, जैसे सीमा से संबंधित, जैसे काला पानी लेक से लेकर ये समस्या हुआ कि नेपाल से बिना बात कर नक्शा बनाया जो क्लेम करते हैं, या जैसे प्रधानमंत्री KP ओली के जो अंतर्वार्ता लिया था सुधीर चौधरी जी ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो जो है भारत उसको क्लेम करना चाहिए, इस तरह से आया, भारत का नाम पहले नहीं आया, इस बात आया। उनका कहना है कि ये बात पहले भी कर सकते थे, इतने सालों से नाम है माउंट एवरेस्ट,
उसी टाइम हम जिसने भी नापा था हम उसी टाइम कहते तो ज़्यादा बढ़िया था, इसी वक्त क्यों कहा गया? इस टाइम में भी कुछ बात आई कि पहले दिन ना कहेंगे, अभी इस शासन में क्यों बोला गया, ये जान के बोला गया टाइप के जो एक क्लेम है उसके विषय में थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कर दें। देखिए, मेरा ये मानना है कि नेपाल की जनता बहुत भोली भाली है। नेपाल की जनता को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि जिन नेपाल के राजनेताओं को उन्होंने 5-5 साल के लिए संसदीय चुनावों में अपना मत दिया, अपना सहयोग दिया, अपना मैंडेट दिया, उन्होंने उनके मैंडेट के साथ कितना न्याय किया। मैं भारत का नागरिक होने के नाते इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नेपाल के आंतरिक मामले हैं। लेकिन आज भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, भारत जिस प्रकार से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ वाद विवाद को कम करने की कोशिश कर रहा है, भारत जिस प्रकार से नाकेबंदी के समय भी जब आपके राजनेता यूनाइटेड नेशन में इंडिया के बिग ब्रदरली एटीट्यूड का नारा लेकर बुलंद करने गए थे, तब भी हमने कहा था मधेशी भी आपके भाई हैं, पहाड़ के भी अपने भाई हैं, उनको बुलाओ, बातचीत करो, उनका समाधान नेपाल के संविधान के अंतर्गत करो। लेकिन फिर भी गतिरोध रहा। अगर उस गतिरोध के लिए आप भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपके परिवार के अगर 4 भाई हैं, आपके प्रदेशों के नेता हैं, आपके मधेश के नेता हैं, आपके पहाड़ के नेता हैं, आपके कम्युनिस्ट हैं, आपके नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपके किसी भी विचारधारा के नेता हैं, उनसे बात करने में, संवाद करने में, उनकी प्रॉब्लम्स का हल करने में अगर आप नाकाम रहते हैं तो राजनीति के चलते लोकल सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए, इसके लिए भारत जिम्मेदार है। मुझे लगता है मेरे राष्ट्र के साथ, मेरी विचारधारा के साथ, मेरी पार्टी के साथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो। अभी नेपाल के जो सार्क देश थे, हालांकि पिछले कई वर्षों से सार्क का काफी एक्टिविटी दिखता था, अभी काफी सालों से सार्क का वो और नीचे डाउन होता जा रहा है, सार्क का कोई कार्य गतिविधि दिख नहीं रहा, ये वजह क्या हो रहा है? देखिए, सार्क के अंदर जो देश हैं वो देश प्रगतिशील है, वो देश एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चलने के प्रतिवेदी है। 2020 के अंदर सार्क देशों की पहली कॉन्फ्रेंस और वीडियो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में संपन्न हुई कि हम मानवता को, चाहे वो मानवता भारत की है, चाहे नेपाल की है, चाहे भूटान की है, चाहे श्रीलंका की है, चाहे अन्य सार्क देशों की है, उसके लिए हम कैसे प्रभावी कदम उठा सकते हैं। और सबसे पहले भारत ने सार्क इमरजेंसी फंड कोरोना पेंडेमिक से, कोरोना महामारी से मानवता को बचाने के लिए उसको क्रिएट किया। पाकिस्तान ने उसका बहिष्कार किया। पाकिस्तान जो आज भी जिसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद निर्देशित होता है, आतंकवादियों को वहां पर पनाह दी जाती है, जिसके चलते FATF ने, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने जो अनुदान पाकिस्तान को मिलता था उसके ऊपर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान के अड़ियल प्रो टेरर मॉड्यूल के कारण सार्क की रेलेवेंस दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर कम हुई है। लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा कहा है हम अपनी पड़ोसी देशों से मित्रता के संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन वो मित्रता के संबंध भारत की इंटीग्रिटी, लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत की बाउंड्री से, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो चाइना हो और चाहे अन्य मुल्क हो। नेपाल के साथ तो हमारा कोई वाद और विवाद ही नहीं है। आप भी प्रभु शंकर के बड़े द्वार जो चाइना स्थित है, कैलाश मानसरोवर में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके देश में भी 80 से लेके 90% लोग हिंदू मूल के हैं। हम भी वहां पर जाना चाहते हैं। अगर हमने उत्तराखंड से कोई 80 किलोमीटर सड़क रातों रात नहीं बनी होगी, जब बनी
नेपाल के अधिकारियों, नेपाल की सरकार के पूरे संज्ञान से बनी, लेकिन जब सड़क बन जाती है तो राजनीतिक घटनाक्रम के चलते हुए उसके ऊपर विरोध व्यक्त किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम। लेकिन ये है कि नेपाल का जो क्लेम रहा है कि उनका कहना है कि आपने बाद में नक्शा शामिल किया और नेपाल के साथ समन्वय नहीं किया। जैसे आपने कहा कि एक वार्तालाप होना चाहिए, वो वार्तालाप हमारे साथ नहीं हुआ, ये उनका क्लेम है नेपाल का भारत के पक्ष में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी उनका क्लेम है वो नेपाल का क्लेम है। 1950 के बाद जिस लिपुलेख और जिस लिपि धारा की बात मेरे नेपाल के राजनीतिक भाई कर रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। वो ट्राई जंक्शन भारत की सिक्योरिटी, सेफ्टी और मिलिट्री व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो उस पूरी जगह का इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स उसका वहां पर काम करती रही है, वहां पर ड्रिल्स करती रही है, वहां पर उसकी चेक पोस्ट बनी रही है। 1950 से लेकर 2020 तक आपको लिपुलेख की याद नहीं आई? 1962 50 के बाद इतने साल बीत जाने के बाद ऐसा भारत ने कोई रातों रात तो वो सड़क बनाई नहीं हो। जब सड़क बन रही थी, जब सड़क बन गई, जब कैलाश मानसरोवर तक नेपाल के यात्री और भारत के यात्री कम दूरी से, जो दूरी 7-7 दिन में भी पूरी नहीं होती थी, कम समय में पहुंचे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनके लिए एक सुगम रास्ता बनाए बहुत ही पुण्य का काम भी हुआ है। चाहे वो नेपाल का रास्ता रहा हो, चाहे भारत का रहा हो, जगह से कोई समझो वो नहीं है, लेकिन एक धार्मिक विचार रखने वाला का जो डिस्टेंस कम हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है, जो भी भारत ने उससे भी काम किया है। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिज्ञों का है जो दिखने में आप जानकारी है कि जो क्लेम नेपाल कर रहा है या भारत के साथ जो एक होता है ना, दूसरे का समन्वय नहीं हो पाया, या नेपाल और भारत की जो राजनीति का जो रास्ता से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है, तो भारत में जो है फिलहाल इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो हो सकता है दोनों सरकार का एक आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा, दोनों का अलग अलग सरकार किसी है वो देश से चलता ही है, लेकिन एक पार्टी का भी कुछ ना कहीं फर्क पड़ता हो। देखिए, मेरा ये मानना है नेपाल और भारत के बीच में छोटे छोटे विषय बातचीत से, डायलॉग से, अंडरस्टैंडिंग से और एक दूसरे को समग्रता से अकोमोडेट करने से निकलेंगे। आप अपनी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन ले आओ और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करो, वो आपका आंतरिक मामला होगा, आपकी आंतरिक पॉलिटिक्स होगी। भारत ऐसे किसी भी दबाव में, जब चीन के दबाव में नहीं आया तो नेपाल के अपने भाई के दबाव में कैसे आएगा? अगर इस मामले को सुलटाना है पीसफुल टॉक से, एंगेजमेंट से, डायलॉग से, वहां के नौजवानों को उकसा के नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर भारत ने अतिक्रमण किया है, इन गलत स्लोगन्स को प्रोपोगेट नहीं करें। ये मेरी हाथ जोड़ के नेपाल के राजनीतिक सरकारी तंत्र और सरकार और विपक्ष से भी ये प्रार्थना है। अब जो है नेपाल को और भारत को अब जो की घटना हो चुकी है और आगे और मजबूत तरीके से जाएं, ये क्या संभव कैसे हो सकता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है, आपके यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जब सरकारें आपकी गिरती हैं, कुछ मित्रों को सरकारों में मंत्री बनाया जाता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय उन मंत्रियों को बर्खास्त कर देता है। जिस प्रकार से वहां का राजनीतिक घटनाक्रम बदलता और बिगड़ता रहता है, ये विकास के अंदर एक बहुत बड़ी अवरोध पैदा करता है। अगर कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार नेपाल में बने, हम उसका स्वागत करेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं है और भारत किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन नेपाल में स्थायित्व के आधार के ऊपर 5 साल चलने वाली सरकार अगर 3 साल में गिर जाएगी तो विकास कहां पर संभव है? लोगों को अपनी कुर्सी संभालने के लिए एक दूसरे को बहलाना पड़ेगा, पुचकारना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा,
और राजनीति में तो कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुना है, खरीद और फरोख्त करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे घटनाक्रम में मेरी ये अपेक्षा है, नेपाल के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, एक सशक्त गवर्नमेंट बने, पूरे 5 साल चलने वाली सरकार बने, जो अपनी योजनाओं को जनता उन्मुखी बनाए, नेपाल समृद्ध बने, नेपाल में इंडस्ट्रीज लगे, नेपाल में बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज खुले, नेपाल के अंदर केवल नेपाल के विद्यार्थी ही नहीं, आसपास के देशों के और विदेशों के विद्यार्थी आके पढ़े। आज भारत किस लिए सशक्त हो रहा है? क्योंकि भारत की जो यंग फोर्स है, लड़के और लड़कियों की फोर्स है, वो ना केवल भारत में पढ़ रही है, अपितु विदेशों से भी पढ़ने के बाद भारत आकर उन एक्सपीरियंसेस को भारत के विकास के अंदर यूटिलाइज कर रही है। और मेरे अपने 2 बेटे, कबीर जॉली जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, मेरा छोटा बेटा ऋषि जॉली जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत वापस आ गए। और जब मैंने उनसे पूछा, बेटा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा, ये देश तो केवल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक चलते हैं, लेकिन भारत आज 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला, विकास करने वाला। नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व के अंदर हम उस देश की आन बान और शान बनना चाहते हैं, इसलिए मेरे बेटे तो वापस आ गए। और मेरे बेटे का आना इस बात का एक एग्जाम्पल है, आज की भारत की नौजवान पीढ़ी को इतना सशक्त भारत की सरकार और भारत के शिक्षा तंत्र ने किया है कि वो भारत की एकता, भारत की समृद्धि का एक सशक्त अंग बने। और मेरी आशा है नेपाल के अंदर भी अगर इस प्रकार की बड़ी योजनाएं बने, नेपाल को भी हम विकास के पथ पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, भारत के नौजवान पूरे विश्व में जो एक ग्रेड के हैं, पूरे विश्व में छाए हुए हैं और पूरे विश्व में बहुत ही अच्छा काम भारत का नौजवान कर रहे हैं। और अगर पूरे विश्व से भारत के नौजवान अगर भारत में आके काम करें, तो भारत को जिस सपने को देख रहे कि भारत विश्व गुरु बने, वो जरूर बनेगा। वो तब बनेगा जब भारत के ही लोग जो विदेशों को बढ़ा रहे हैं, विदेश में जाके काम करके वो विदेश को बढ़ा रहे हैं, अगर वो लोग भारत में आके अगर भारत को बढ़ाएं तो जरूर भारत बढ़ेगा। ये कहते हैं विजय जोशी जी हमारे एनवीआई न्यूज़ में आकर साथ में समय दिया। और मैं चाहूँगा कि भारत के खासतौर में जितने भी लोग हैं, भारत के जो नेपाली कौम के लोग हैं और नेपाल के ही या भारतवासी नेपाली हैं, और तमाम नेपाल की संपूर्ण विश्व के नेपालियों को एक छोटा सा संदेश देखिए, भारत और भारतीय नागरिक होने के नाते मैं डॉक्टर विजय जॉली, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 41 वर्षों से एक स्वयंसेवक के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में काम कर रहा हूं और दुनिया के 87 देशों का दौरा कर चुका हूं, और जो तन से, मन से और धन से राष्ट्रता के प्रति समर्पित हूं। मेरा आपको कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन ये एडवाइस जरूर है, अपने देश की माटी के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी शिक्षा के आधार पर और अपनी समर्थता के आधार पर आगे बढ़िए। नेपाल कोई छोटा मुल्क नहीं है। नेपाल की संस्कृति, नेपाल के आयाम, नेपाल के आपके बड़े बुजुर्गों के बलिदान दुनिया भर के अंदर नेपालियों की सशक्तता की, नेपालियों की वीरता की, नेपालियों की शूरता की बहुत बड़ी गाथाएं आज भी सुनते हैं, सुनाते हैं। और मेरी आशा और अपेक्षा है भारत और नेपाल अगर आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम पहल लें, औरों की पहल को भी साथ लें, हम दोनों आगे बढ़ेंगे और विकास की राह के ऊपर दुनिया के अगर G7 के मुल्कों की मीटिंग के अंदर भारत को बुलाया जाता है तो कल को विकासशील नेपाल को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि नेपाल और नेपाली शांति प्रिय लोग हैं, विकासशील लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। इसलिए जय भारत, जय नेपाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एनवीआई न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, और हम आगे भी फिर आपसे अंतर्वार्ता लेने की वचन देते हुए हम आप लोगों से भी इस वक्त विदा लेते हैं। नमस्कार।